Hello everyone, welcome back to our YouTube channel RNCC Nursing Online Coaching and Test Series। तो अभी अपनी YouTube क्लासेस चल रही है नोट सेट की प्रिपरेशन को लेके। हम यहाँ पर डेली MCQ जब सॉल्व करवाते हैं, साथ में इमेजेस बेस्ड MCQs भी सॉल्व कराए जा रहे हैं, जो कि काफ़ी हेल्पफुल हो रहे हैं स्टूडेंट्स के। काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है स्टूडेंट्स के। तो ऐसे आगे अपनी टिल नोट सेट क्लासेस कंटिन्यू चलती रहेगी यूट्यूब पे, और हमारी टेस्ट सीरीज भी रन करवाई जा रही है RNCC के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। जो भी आपको लोगो दिख रहा है, इस लोगो से आपको प्ले स्टोर पे और iOS पे क्या है कि ऐप मिल जाएगा। वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्री नोट सेट टेस्ट अभी हम शुरू कर रहे हैं। शुरू कर दिया हमने, 1 मंथ हो गया शुरू करते हुए। और उसके अंदर हम क्या, मंडे टू फ्राइडे हम क्या रखते हैं, लाइव टेस्ट रखते हैं एवरी मॉर्निंग एंड एवरी इवनिंग। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे एवरी मॉर्निंग इवनिंग को लाइव टेस्ट हम रखते हैं। बाकी एवरी सैटरडे संडे हम क्या करते हैं, प्री नोट सेट टेस्ट हम वहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जिसके अंदर आपके कंप्लीट एम्स का पैटर्न आपके वहाँ पे फॉलो किया जाएगा। प्राइस भी हमने एकदम अफोर्डेबल रखी है, तो जो भी स्टूडेंट बाय करना चाहे एक बार ज़रूर कंसिडर कीजिएगा RNCC की ऑफिशियल ऐप में जाके। प्राइस हमने एकदम अफोर्डेबल रखा है, तो उसका कोई इशू नहीं है। तो शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को बिना किसी देरी के। फर्स्ट MCQ है अपना, साइट शोन इन द फोटोग्राफ इज यूज फॉर। कौन सी साइट यूज की जा रही है, फोटो इस आपको जो फोटोग्राफ दिख रही है, ये कौन सी साइट है और ये किसके लिए यूज में की जा रही है? प्लूरल फ्लूइड एस्पिरेशन में, एसाइटिक टेप में, लंबर पंक्चर में, या फिर बोन मेरो एस्पिरेशन में। क्या किया जा रहा है यहाँ पे? क्या होगा अपना करेक्ट आंसर इसका? तो देखिए यहाँ पे जो प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है इस फोटोग्राफ में, वो क्या है, लंबार पंक्चर। ठीक है, कौन सा प्रोसीजर है? लंबार पंक्चर। तो देखिए लंबार पंक्चर से कुछ इंपॉर्टेंट MCQ बनते हैं एग्जाम में, और हर एग्जाम में एक MCQ बनता है क्योंकि फेमस MCQs होता है लंबार पंक्चर से रिलेटेड। तो वो देख लेते हैं अपन। तो देखिए लंबार पंक्चर में करते क्या है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन से MCQ शुरू हो रहा है, इंसर्ट करते हैं अपनी कौन सी, स्पाइनल नीडल को। किस में इंसर्ट करते हैं, ये MCQ बनता है इनटू लंबार सब एरेक्नोइड स्पेस। ठीक है, सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर हम क्या करते हैं, नीडल को अपन क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट MCQ तो यही हो गया। किस लिए करते हैं, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड के कलेक्शन के लिए, या फिर अपन क्या करते हैं, जो CSE एनेस्थेसिया अपन प्रोवाइड करवाते हैं, तो उसके अंदर भी अपन स्पाइनल नीडल वगैरह के लंबर टेप वगैरह अपन करते हैं। ठीक है, स्पाइनल एनेस्थेसिया देने के लिए भी अपन इसको काम में लिया जा सकता है। तो इस प्रोसीजर को हम क्या कर सकते हैं, साथ में स्पाइनल टेप। आपको एग्जाम के अंदर लंबर पंक्चर नहीं देखने को मिले, स्पाइनल टेप देखने को मिले, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों को एक ही कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट MCQ बनता है इसकी साइड से। ठीक है, साइड से MCQ बनता है। फर्स्ट MCQ बनता है साइड से, देखिए इन्फेंट में। इन्फेंट में अगर साइड से MCQ बनेगा तो आपको क्या करेक्ट करके आना है, L4 L5। अब L4 L5 क्यों करते हैं, क्योंकि स्पाइनल कोड एंड कहाँ पे होती है इन्फेंट में, L3 पे। L3 लेवल पे क्या हो जाता है, स्पाइनल कोड एंड होता है, इसलिए हम L3 L4 नहीं देते हैं, क्योंकि स्पाइनल कोड डैमेज हो जाएगी तो न्यूरोलॉजिकल आगे प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। इसलिए बच्चे में क्या करेंगे, L4 L5। इसके बाद में MCQ किसका बनेगा, एडल्ट का। एडल्ट में हम कहाँ देते हैं, L3 एंड L4 पे। अब L3 L4 बच्चे एडल्ट में देने का क्या रीजन है, क्योंकि एडल्ट में क्या रहती है, स्पाइनल कोड का लेवल क्या रहता है, L2 तक ही कंप्लीट हो जाती है स्पाइनल कोड, इसलिए L3 L4 सेफ साइड है। अब आपको L3 L4 का आपको नहीं पूछे और एग्जामिनर थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे इस क्वेश्चन को, L3 L4 नहीं देके आपको वो दे दे परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम इलायक क्रेस्ट। ठीक है, जो इलायक क्रेस्ट का रीजन होता है,
ठीक है। सपोज ये अपना क्या है, एलाई क्रेस्ट का रीजन है और दोनों साइड में, और यहाँ इसके बीच की जो परपेंडिकुलर जो लाइन रहती है, तो यहाँ पे हमें क्या करना रहता है, ये L3 L4 का रीजन ही होगा। एडल्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। L3 L4 नहीं देखे, आपको ये लाइन देके भी आपको एमसीक्यू पूछ सकता है, थोड़ा अगर मॉडिफाई करता है एम्स तो, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट एमसीक्यू बनता है इसके पर्पज से कि कौन कौन सी कंडीशन में अपन करते हैं लंबर पंक्चर। तो मेनिंजाइटिस में कर सकते हैं, फोर डिक्रीज, स्पाइनल प्रेशर को अपन कम करने के लिए भी कर सकते हैं, सीएस फ्लूइड को ऑब्टेन करने के लिए भी हम कर सकते हैं। ये तो हो गए पर्पज। अब हम बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेट की, कौन से कंडीशन में कॉन्ट्राइंडिकेट होता है। तो इंक्रीज्ड आईसीपी, ठीक है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर अगर बढ़ा हुआ होगा तो वो इसकी वजह से अपन क्या करेंगे, उसमें हम कॉन्ट्राइंडिकेट रखते हैं लंबर पंक्चर को। बिकॉज क्यों क्यों रखना है, ये भी एमसीक्यू बनता है, क्योंकि जब कभी हम लंबर पंक्चर करते हैं तो ये क्या करता है, रैपिड डिक्रीज आईसीपी प्रेशर। अब कुछ चीज सडनली डिक्रीज हो रही है अपनी बॉडी के अंदर, आईसीपी प्रेशर डिक्रीज हो रही है, तो ये क्या कर देगा, ब्रेन हर्निएशन कोज कर देता है। ठीक है, ब्रेन हर्निएशन से बचाव के लिए हमें क्या करना है, आईसीपी के अंदर कभी भी हमें जो है वो नहीं लगाना है, ठीक है। आईसीपी के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेट रखते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो लंबर पंक्चर से बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या बनता है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू अगर बनेगा तो क्या बनेगा, एलपी नीडल। अब इमेज की आपको इमेज दिखाऊंगा, लंबर पंक्चर नीडल से क्या एमसीक्यू बनता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, स्पाइनल नीडल भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। अब इसका देखो सबसे पहला एमसीक्यू क्या होता है, इसका गोज कितना रहता है, डायमीटर कितना रहता है। तो डायमीटर भी अलग अलग रहेंगे। एडल्ट के अंदर बात करें तो डायमीटर कितना रहता है, 22 गोज से रिलेटेड अपन शुरू करते हैं, ठीक है, एडल्ट के अंदर। और यही अगर आपसे पूछ ले चिल्ड्रंस के अंदर, 25 गोज के डायमीटर के साथ में हम क्या करते हैं, इसको एडवांस करते हैं, नीडल अपन सेलेक्ट करते हैं। दूसरा, लंबर पंक्चर नीडल डालती है और आपको क्या करना है, प्रेशर असेस करना है स्पाइनल कॉर्ड रीजन के अंदर जो सीएसएफ प्रेशर है। तो उसके लिए क्या है, एक अपन चेक कर सकते हैं मैनोमीटर से। नेक्स्ट, लंबर पंक्चर किस प्रकार का प्रोसीजर है, एक असेप्टिक प्रोसीजर है, ठीक है। स्टेरिलिटी का पूरा पूरा ध्यान में रखना चाहिए, इसलिए स्टेरिलिटी का ध्यान रखने के लिए आपको क्या करना है, बिटाडिन से उसको क्या करना होता है, पहले क्लीन करना होता है, क्योंकि स्ट्रिक्टली असेप्सिस प्रोसीजर होता है, इसलिए सेप्टिसिटी का आपको ध्यान रखना है, स्टेरिलिटी का आपको कंप्लीटली ध्यान में रखना है। बिल्कुल भी इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट अगर ब्रेन में इन्फेक्शन हो गया तो पीछे कुछ नहीं बचेगा उसमें। अब बात करूं मैं आपसे पोजीशन की, कि लंबर पंक्चर के टाइम पे क्या पोजीशन देनी होती है। तो देखो यहाँ पे अगर पोजीशन हमें देनी होती है तो लेटरल रिकम्बिनेंट अपन पोजीशन अपन यहाँ पे प्रोवाइड करवा सकते हैं। इसी के साथ में अपन प्लस नी फ्लेक्स टू एब्डोमेन, ठीक है, ये पोजीशन मोस्ट कॉमन अपन देते हैं। इसके बाद में अपन जो है वो सीटिंग पोजीशन भी अपन प्रोवाइड करवाते हैं, पिलो रखते हैं आगे, फिर पिलो के उसको लीन फॉरवर्ड करवाते हैं, ठीक है। तो अपन ये वाली पोजीशन भी अपन प्रोवाइड करवा सकते हैं। अगर ये दोनों ऑप्शन में नहीं रहे तो आप दे सकते हो नॉर्मल फीटल फ्लेक्शन एटीट्यूड में, ठीक है। तो ये कुछ पोजीशंस हैं जो ध्यान में होनी चाहिए आप सभी के। नेक्स्ट नर्सिंग प्रायोरिटी। नर्सिंग प्रायोरिटी से क्या एमसीक्यू बनेगा इसमें, तो प्रिवेंट करना है आपको क्लाइंट को, किससे, प्रिवेंट पोस्ट लंबर पंक्चर हेडेक से। आपने सभी ने देखा होगा कि अगर लंबर पंक्चर वाले पेशेंट के अंदर हेड एलिवेशन कर दिया जाए तो उसमें क्या देखने को मिलता है, ये जो पेन देखने को मिलता है, हेडेक देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर। इसलिए आपको क्या करना है, क्लाइंट को जो है वो सुपाइन पोजीशन में यहाँ पे 2 आवर्स के लिए आपको जो है वो सुपाइन पोजीशन के अंदर उसको रखना चाहिए, जिससे कि ये जो अलाइनमेंट है बॉडी का बना रहे और जो हेडेक वगैरह की कंडीशन ना हो। नेक्स्ट, इसी से क्या एमसीक्यू बनता है, डोंट एलिवेट हेड एंड साइड ऑफ बेड। बेड का हेड एंड साइड भी क्या करना है, एलिवेट नहीं करके रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और क्या बनेगा इससे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एमसीक्यू बनते हैं इससे लंबर पंक्चर से। तो देखिए अब हम बात करते हैं नॉर्मल सीएसएफ प्रेशर की।
तो देखो नॉर्मल सीएसएफ प्रेशर कितना होता है, जब पर्सन जो है वो लाइंग पोजीशन में हो या फिर बेड पे लेटा हुआ हो, तब लंबर पंक्चर क्या रहता है, पोजीशन करेंगे तो क्या रहेगा 5 to 15 mm ऑफ एच। ये क्या रहता है जब ड्यूरिंग पेशेंट लाइंग पोजीशन में। अब अगर इसी को आप सेंटीमीटर ऑफ एच में आपसे पूछा जाए तो ये हो जाएगा 180 60 टू 180 सेंटीमीटर ऑफ H2O। अब अगर पेशेंट कैसा हो गया, स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा है पेशेंट, उसका आपको सीएसएफ देखना है तो इसका क्या रहेगा, सीएसएफ इलेवेशन रहेगा, और ये एक नॉर्मल रेंज है स्टैंडिंग पोजीशन में। ठीक है, अब एमसीक्यू क्या बनता है, सीएसएफ को आपका करना है स्टोर करके रखना है, तो स्टोरेशन का टेम्परेचर क्या रहता है, तो रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे आप आपको कितने टाइम तक रख सकते हो, 2 to 6 आवर तक आप क्या कर सकते हो, रूम टेम्परेचर पे इसको स्टोर करके रख सकते हो। दूसरा, 4 डिग्री सेल्सियस पे आप इसको कब तक स्टोर कर सकते हो, अप टू 24 आवर्स तक। तो ये दोनों ही प्रकार के एमसीक्यू पूछे गए हैं, तो ध्यान में रखना। ठीक है, बाकी सीएसएफ लीकेज, सब रेकनॉइड हेमरेज, सिस्ट वगैरह, ये सभी लंबर पंक्चर की कॉम्प्लिकेशन होती है। अभी देखिए आपको एक इमेज दिखाई दे रही है, तो ये इमेज किसकी है, इमेज है स्पाइनल नीडल। ठीक है, स्पाइनल नीडल्स के अलग अलग कलर होते हैं, यहाँ पे पीछे से आप कलर आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी मैं आपको इनके गोल्स भी बताऊंगा, कितने गोल्स की कौन से कलर देते हैं अपन। ठीक है, तो ये है अपनी लंबर नीडल, तो लंबर पंक्चर नीडल, या फिर अपन इसको स्पाइनल नीडल भी हम कह सकते हैं इसको। और देखिए ये क्या है, अपने स्पाइनल कोड का कलर अपन यहाँ पे डिनोट करते हैं। ठीक है, सॉरी, स्पाइनल नीडल का, तो ऐसा अपना गोज है, और इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, इनके कलर से भी अपन यहाँ पे, तो एग्जाम में पूछते नहीं है कलर, बट मे बी आपको जैसे कैनोलाज के पूछे जाते हैं, तो बट होपफुली अगर आपको पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या कलर होता है। ठीक है, बाकी एडल्ट एंड पीडियाट्रिक का आपको ध्यान में रखना है, उनमें मोस्ट कॉमन कौन सी यूज में लेते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो आपके सामने इमेज दिखाई दे रही है, तो इसके अंदर क्या किया जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन में अपना एक और ऑप्शन था जिसको हम क्या बोलते हैं, थोरेको सेंटेसिस। ठीक है, ये कौन सा प्रोसीजर है, थोरेको सेंटेसिस। इस प्रोसीजर में अपन क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ फ्लूइड्स एंड एयर फ्रॉम द प्लूरल स्पेस। ठीक है, प्लूरल स्पेस के अंदर कोई फ्लूइड वगैरह या फिर एयर वगैरह का एक्यूमुलेशन हो गया है, तो इसे हम क्या करते हैं, थोरेकोसिंथेसिस करके रिमूव आउट करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर देखो एक ही एमसीक्यू बनता है, वो है इसकी पोजीशन से। तो देखो आपको जो इमेज में पोजीशन दी गई है, यहाँ पे मोस्ट कॉमन पोजीशन है। ठीक है, सिटिंग पोजीशन रखनी है आपको। ठीक है, एंड जो हैंड्स है, ठीक है, एल्बोज होनी चाहिए, वो कहाँ तक होनी चाहिए, अबव द लेवल ऑफ चेस्ट। ठीक है, अबव द लेवल मीन्स जहां से आप नीडल इंसेशन कर रहे हो उसके अबव तक आपको क्या करनी है, आपकी एल्बो को आपको प्लेस करके रखना है। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन पोजीशन होती है। इसके बाद में अगर आपसे पूछे तो आप दे सकते हो ऑर्थोपेनिक पोजीशन या फिर कार्डियक पोजीशन। ठीक है, फिर आप लीन फॉरवर्ड करवा देना, तो जो आपकी ये पोजीशन दिख रही है, ये वाली पोजीशन बन जाएगी। अब आपको ध्यान में रखना है कि नीडल का इंसर्शन कौन सी कहाँ अपन डालते हैं। ठीक है, नीडल इंसर्शन जो मेन एमसीक्यू है वही अपन यहाँ पे सोल्व करेंगे। फर्स्ट देखो मैंने आपको बताया है, या तो फ्लूइड होगा या एयर होगा, तभी अपन क्या करेंगे, थोरेकोसिंथेसिस करेंगे। तो अगर फर्स्ट फुली अगर आपको एयर देखने को मिले, या फिर वहाँ क्या हो गया है न्यूमोथोरेक्स, तो देखिए यहाँ पे आपको कहाँ नीडल को इंसर्ट करना है, तो सेकंड एंड थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस। सेकंड एंड थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर आपको नीडल इंसर्ट करना है, क्योंकि एयर क्या रहती है, हल्की रहती है, तो ये अपर क्वाड्रेंट के अंदर ही यहाँ पे जाके मोस्ट कॉमनली यहाँ पे जाके कलेक्ट होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बहुत बार पूछा गया है। डायरेक्ट आपको इमेज भी देके पूछ सकते हैं, और डायरेक्ट आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि एयर रिमूव करना है तो कहाँ करोगे। नेक्स्ट अगर आपसे पूछ ले हाइड्रोथोरेक्स में, ठीक है, हाइड्रोथोरेक्स में आपको नीडल कहाँ इंसर्ट करनी है, तो एट एंड नाइन्थ इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर। ठीक है, एट एंड नाइन्थ इंटरकोस्टल स्पेस में, लाइक दिस वन। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, हाइड्रोथोरेक्स का यहाँ पे ट्रीटमेंट किया जा रहा है। फ्लूइड पुशेज टू द लेफ्ट लंग साइड में अगर फ्लूइड वगैरह है, तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, फ्लूइड का बाहर निकाल सकते हैं। और देखिए एमसीक्यू क्या बनता है नेक्स्ट, कि सपोज कीजिए यहाँ पे 1500 ml यहाँ पे क्या है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो गया है, बट
एट द टाइम ऑफ वन टाइम, फर्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, ओनली एंड ओनली 1000 ml तक अपन क्या करेंगे, एक बार में अपन क्या करेंगे, फ्लूइड को रिमूव करेंगे। पूरा फ्लूइड अपन साथ में नहीं निकालेंगे, ठीक है। मोर देन 1 लीटर साथ में नहीं निकालेंगे, क्योंकि अगर ज्यादा निकाल लोगे तो ये क्या कॉज कर सकता है, हाइपोटेंशन, एंड पेशेंट जो है वो किस में चला जाएगा, शॉक में। ये भी एमसीक्यू पूछा गया है भाई, देखो ध्यान में रखना, क्योंकि प्रोसीजर से एमसीक्यू बनते हैं, क्योंकि फंडामेंटल अपने है ही पूरी प्रोसीजर में, ठीक है। तो प्रोसीजर आपको कंप्लीट पढ़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि एग्जाम अब नियर बाई है, तो जितना कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आउटपुट देने का ही मेरा प्रयास रहता है आप सभी को, और होपफुली आपको ये अच्छा भी लग रहा होगा। कमेंट करके जरूर बताना मुझे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से और क्या एमसीक्यू बनेगा, तो ये जैसे प्रोसीजर कंप्लीट हो गया है, अब आपको पूछ लेगा एग्जामिनर कि आफ्टर प्रोसीजर पोजीशन क्या देनी है, ठीक है। आफ्टर प्रोसीजर, आफ्टर अगर ये प्रोसीजर हो गया तो अब आपको कौन सी पोजीशन देनी है, तो कौन सी देनी है, ऑन अनअफेक्टेड साइड, ठीक है। अनअफेक्टेड साइड आपको पोजीशन देनी है आफ्टर प्रोसीजर। नेक्स्ट देखिए आपके सामने एक और इमेज यहाँ पे देखने को मिली है। यहाँ पे देखो बच्चे को क्या हो गया है, बच्चे को, या फिर मान लो ये एडल्ट है, तो यहाँ पे इसको क्या हो गया है, एसाइटिस, ठीक है। एसाइटिस की कंडीशन यहाँ पे देखने को मिली है। एसाइटिस के अंदर एक प्रोसीजर करते हैं जो अपने ऑप्शन में नाम मिला, वो कौन सा नाम है, पैरासिंथेसिस, ठीक है। अपन कंप्लीट प्रोसीजर से अपन देख लेंगे ताकि आगे आपको देखने की जरूरत नहीं पड़े, आगे मैं इनके एमसीक्यूज नहीं करवाऊंगा, ठीक है। तो देखिए पैरासिंथेसिस, तो पैरासिंथेसिस में क्या होता है, रिड्यूस एब्डोमिनल टेंशन, किस लिए करते हैं अपन, रिड्यूस एब्डोमिनल टेंशन को प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या करते हैं, ये पैरासिंथेसिस। एब्डोमिनल टेंशन कब होगा, जब फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होगा। कहाँ पे होगा फ्लूइड का एक्यूमुलेशन, तो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन कहाँ होगा, पेरिटोनियम में। तो अब नेक्स्ट एमसीक्यू बनता है यहाँ से, क्या बनेगा, नीडल इंसर्शन। जो नीडल का इंसर्शन है आप किधर करोगे, तो देखिए यहाँ पे नीडल इंसर्शन करना है तो आप कहाँ करोगे, 2 to 3 सेंटीमीटर बिलो अम्बिलिकस, ठीक है। अम्बिलिकस के 2 to 3 सेंटीमीटर बिलो करना है। अगर ये एग्जाम में आपको नहीं दी गई ये पोजीशन, तो सेकंड पोजीशन कौन सी होती है, ASIS। क्या मतलब हो गया इसका, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है। एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन का जो रीजन है, वहां से आपको क्या करना है, नीडल का इंसर्शन करना होता है, ठीक है। और यही पोजीशन जो है वो मोस्ट कॉमन यूज में दी जाती है, बट एग्जाम में पूछा इसके बारे में भी जाता है, क्योंकि प्रैक्टिकली आप अब थोड़ा इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई 2 to 3 सेंटीमीटर बिलो करना है अम्बिलिकस के, फिर इंडल इंसर्ट करना है, ठीक है। बाकी यहाँ पे थोड़ा जो अच्छे से जानता होगा वही थोड़ा इसमें लाइक टर्मिनोलॉजी के हिसाब से थोड़ा रहता है। नर्सिंग इंटरवेंशन की बात करें अपन, तो देखो नर्सिंग इंटरवेंशन क्या हो सकता है यहाँ पे। सो पेशेंट को क्या करना है, वॉइड करवाना है, ठीक है, बिफोर द प्रोसीजर स्टार्ट, ठीक है। उसको यूरिनेशन करवाना है प्रोसीजर से पहले। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ एमसीक्यू किससे बनेगा, नेक्स्ट एमसीक्यू बनेगा तो वो बनेगा पोजीशनिंग से, कि आपको क्या करना है, पैरासिंथेसिस करना है और उसको पोजीशन आपको क्या देनी है। तो देखिए पोजीशन, फर्स्ट या फिर मोस्ट कॉमन या फिर फर्स्ट प्रायोरिटी, जो भी एग्जामिनर आपसे पूछे तो क्या रहेगा फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे, अपराइट पोजीशन होनी चाहिए, ठीक है। एज ऑफ बेड पे जो है वो पर्सन सीटिंग करना चाहिए, ठीक है, अपराइट पोजीशन में, और एज ऑफ द बेड पे पर्सन सीटिंग करना चाहिए। प्लस बैक को उसके क्या रखना चाहिए, सपोर्ट रखना चाहिए, बैक पे पीछे कमर पे उसके सपोर्ट रखना है, ठीक है। और प्लस फीट रेस्टिंग ऑन स्टूल, ठीक है। फीट जो है वो आपको जो है पैरों के नीचे एक स्टूल लगानी है, ताकि जो है वो फीट क्या करेंगे, चेयर लगानी है, ताकि फीट उसके ऊपर आपको होल्ड करके रखनी होती है। तो ये मोस्ट कॉमन फर्स्ट पोजीशन होती है। सेकंड प्रायोरिटी अगर आपसे पूछे तो आप बता देना फॉलर पोजीशन, ठीक है। सेकंड प्रायोरिटी फॉलर पोजीशन। अब अगर आपसे पूछ ले कि आफ्टर पोजीशन क्या पोजीशन दोगे आप, ठीक है, आफ्टर प्रोसीजर आप क्या पोजीशन दोगे, सुपाइन विथ साइड लेटरल पोजीशन, ये हो गया आफ्टर पोजीशनिंग में आप क्या पोजीशन दोगे। और सेम इसी के अंदर भी एक बार के अंदर आपको 1000 ml फ्लूइड से ज्यादा आपको नहीं निकालना है, क्योंकि सेम कंडीशन जैसा जो मैंने आपको थोराकिक सिंथेसिस में बताया वही इसके अंदर भी हो सकता है।
और देखिए इसका कॉम्प्लिकेशन की अगर आपको एमसीक्यू पूछे तो कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है पैरासिंथेसिस का, तो पेरिटोनाइटिस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर अम्बिलिकल है तो यहाँ पे 2 to 3 सेंटीमीटर के नीचे इसने क्या किया है, ड्रेन लगा के यहाँ से खाली करवा रहे हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट जो आपको इमेज दिख रही है, ये कौन सी इमेज है, बोन मेरो एस्पिरेशन किया जा रहा है किसमें, एडल्ट के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना प्रोसीजर क्या हो जाएगा, बोन मेरो एस्पिरेशन। नेक्स्ट क्या प्रोसीजर है, बोन मेरो एस्पिरेशन। तो देखिए बोन मेरो एस्पिरेशन में अपन क्या करते हैं, सम क्वांटिटी ऑफ बोन मेरो को अपन क्या किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है। अब देखिए यहाँ से ज्यादा एमसीक्यू नहीं बनते हैं, तो फर्स्ट एमसीक्यू क्या बनेगा, साइट से, साइट क्या होनी चाहिए, तो फर्स्ट साइट होती है वो होती है पोस्टीरियर सुपीरियर इलाइक क्रस्ट। जो आपको ये इमेज दिख रही है ना, यही यहाँ पे फर्स्ट साइट है, और इसी साइट को अपन क्या कहते हैं, मोस्ट कॉमन यूज्ड साइट। ठीक है, मोस्ट कॉमन यूज साइट क्या है, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक क्रस्ट पे अपन क्या करते हैं, मोस्ट कॉमन साइट है। यहाँ पे पोजीशन क्या देते हैं अपन पेशेंट को, लेटरल डिक्यूबिटस पोजीशन अपन यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट साइट की मैं बात करूँ तो एंटीरियर सुपीरियर इलाइक क्रस्ट। ठीक है, यहाँ पे पोस्टीरियर सुपीरियर और यहाँ पे एंटीरियर सुपीरियर, ये भी अपन दे सकते हैं। नेक्स्ट में बात करूँ तो स्टेर्नियम, स्टेर्नम से भी अपन ले सकते हैं। तो स्टेर्नम में अपन कहाँ से लेंगे, स्टेर्नम को हम क्या कहते हैं, देखो ब्रेस्ट बोन भी स्टेर्नम को कहा जाता है। स्टेर्नम में भी कुछ जगह होती है जहां से अपन लेते हैं, 1 सेंटीमीटर अबोव स्टेर्नो मैन्यूब्रियल एंगल से। ठीक है, स्टेर्नम के अंदर करना हो, पोजीशन यहाँ पे क्या दे सकते हो पेशेंट को, सुपाइन पोजीशन दे सकते हैं, और ये फॉलो किसमें किया जाता है, तो एडल्ट के अंदर स्टेर्नम से लिया जा सकता है। ठीक है, और इन्फेंट के अंदर इसको थोड़ा जो है वो अवॉइड करते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, पंचर ऑफ लंग्स यहाँ पे देखने को मिल सकता है, कॉम्प्लिकेशन लंग पंक्चर। नेक्स्ट मैं बात करूं फोर्थ साइट की, तो फोर्थ वन साइट कौन सी होती है, मीडियल एस्पेक्ट ऑफ टीबिया। तो देखिए यहां से क्या एमसीक्यू बनता है, मोस्ट कॉमन यूज्ड फॉर चिल्ड्रंस या फिर इन्फेंट्स लेस देन 2 ईयर के एज वाले बच्चों के अंदर मीडियल एस्पेक्ट ऑफ टीबिया से अपन क्या करते हैं, साइट अपन यहाँ पे कलेक्ट करते हैं बोन मेरो की। अभी मैं आपको देखो इनकी नीडल्स के बारे में बताऊंगा, नीडल्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। तो देखो फर्स्ट वन जो मैं आपको नीडल बता रहा हूं, तो ये नीडल कौन सी है, जैमसीडी नीडल। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, जैमसीडी नीडल। ठीक है, तो ये जो प्लंगर इसका रहता है, नीडल रहती है, वो इसके अंदर यहाँ पे आगे इंसर्ट होती है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, इसको हम क्या कहते हैं, जैमसीडी नीडल। तो यहाँ से क्या कर सकता है वो, क्यूरेट करके और सैंपल अपन साथ में इसी के साथ में कलेक्ट करके बाहर निकाल सकते हैं। तो ये कौन सी नीडल होगी, जैमसीडी नीडल। इसके बाद में देखो 2 टाइप की नीडल और होती है, एक कौन सी होती है, क्लाइमा, क्लाइमा एक्सटर्नल। सेकंड होती है सला बोन मेरो बायोप्सी नीडल। इनकी भी इमेज में दिखा देता हूँ आपको। तो ये देखिए यहाँ पे जो लेफ्ट साइड के अंदर जो आपको इमेज बताई गई है, तो लेफ्ट साइड के अंदर इमेज है वो कौन सी है, साला नीडल। ठीक है, और राइट साइड में जो इमेज है वो कौन सी नीडल है, क्लीमा नीडल। ठीक है, तो ये दोनों नीडल्स की क्या है कि एग्जाम में पूछी जाती है। थोड़ा अपडेट खुद को रखिएगा, ताकि देखो जेमसीडी नीडल कॉमन हो गई है, कई बार एमसीक्यू पूछा गया जेमसीडी नीडल की इमेज देके, हो सकता है आपको इस बार थोड़ा एडवांस पूछ ले। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो सला एंड जो क्लाइमा नीडल होती है वो कैसी होती है, एस्पिरेशन के अंदर काम में आती है। ठीक है, ये दोनों नीडल जो है वो एस्पिरेशन में काम में आती है, और साथ में एक कैसी होती है, मेटेलिक होती है, तो इसको अपन रीयूज भी कर सकते हैं। एंड जेमसीडी नीडल जो है किसके लिए आती है, बोन मेरो बायोप्सी के अंदर, मोस्ट कॉमन इसी के अंदर, इसी को हम काम में लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, बायोप्सी अपन यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और इससे अपन क्या कर सकते हैं, मेनली एस्पिरेशन में काम में आती है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू अपना,
आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट शोन इन द फोटोग्राफ यूज फॉर आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन सपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे जो आपको देखो इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको, तो ये किसके लिए दिया जाता है, आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन सपोर्ट के लिए प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इस वाले इंस्ट्रूमेंट को। तो ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। गैस्ट्रोपेक्सी ट्यूब है ये, परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब है, या फिर इसोफेजो गैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोप है, या फिर फाइन बोर फीडिंग ट्यूब है। तो ये कौन सी ट्यूब है, आपको इसके बारे में बताना है। अच्छा एमसीक्यू है, पूछा गया है, बहुत बार पूछते हैं इसको, इस एमसीक्यू को भी। तो देखियो इस इमेज के अंदर आपको जो दिखाया गया है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये कौन सी ट्यूब है, पीईजी। इसे हम पीईजी ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में आपको या तो इस प्रकार की इमेज दिखाएगी या फिर प्रैक्टिकल इमेज दिखाई जाएगी इंसर्ट की हुई पीईजी ट्यूब। तो इस ट्यूब की मदद से अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट अपन क्या कर सकते हैं, स्टमक के अंदर फ्लूइड डाल सकते हैं, डायरेक्ट अपन क्या कर सकते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी फ्लूइड जो है वो न्यूट्रिशन वगैरह है प्रोवाइड करवा सकते हैं। अगर कोई इसोफेजियल कैंसर हो, ओरल कैंसर हो, या फिर बर्निंग वगैरह हो गया पेशेंट को, तो अपन पीजी ट्यूब अपन डालते हैं। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट जो ट्यूब थी वो है गैस्ट्रोप्लेक्सी ट्यूब। अब गैस्ट्रोप्लेक्सी ट्यूब किसके अंदर काम आती है, स्टमक के डीकम्प्रेशन में। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल और केवल गैस्ट्रोपेस्टोमी ट्यूब इस डीकम्प्रेशन का काम करती है, बाकी ट्यूब्स भी कर सकती है, मगर ये ट्यूब किसके लिए काम में ली जाती है, तो स्टमक डीकम्प्रेशन के अंदर। यहाँ पे जो क्या करना है, आपको एक स्टेप लगा के आपको इस ट्यूब को जो है वो इंसर्ट करना होता है। ठीक है, ये स्टमक के डीकम्प्रेशन में काम आती है। नेक्स्ट जो आपको इमेज दिखाई दे रही है, ये इमेज किसकी है, तो इस इमेज के अंदर देखो क्या किया जा रहा है। एक यहाँ पे देखिए स्कोप वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, इसके अंदर क्या है, कैमरा वगैरह यहाँ पे लगा हुआ है। अगर इस वाली इमेज को अपन जूम करके देखें तो इस प्रकार से आपको इमेज दिखाई दिखेगी। जो ड्यूडेनम के अंदर क्या गया है, ओरल अपन ने क्या किया, स्कोप को अपन ने इंसर्ट किया पेशेंट के अंदर। ठीक है, तो ये कौन सा ट्यूब हो जाता है, इसोफेगो गैस्ट्रो ड्यूडेनोस्कोप। ठीक है, इसोफेजो गैस्ट्रो ड्यूडेनोस्कोप होता है। तो इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी असेसमेंट डायग्नोसिस हमें करना हो तो इस स्कोप का मदद लिया जाता है। नेक्स्ट जो आपको इमेज दिखाई गई है ये है FBFT। क्या नाम हो गया इसका, फाइन बोर फीडिंग ट्यूब। ठीक है, फाइन बोर फीडिंग ट्यूब, इसकी क्या लेंथ थोड़ी ज्यादा होती है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन तक जो है वो फीडिंग प्रोवाइड करवाने में काम आती है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, इंडिकेशन ऑफ स्प्लिंट शोन इन द फोटोग्राफ इज। इस फोटोग्राफ के अंदर आपको कौन सा स्प्लिंट आपको बताया गया है, एरोप्लेन स्प्लिंट है ये, थॉमस स्प्लिंट है, नकल बेंडर स्प्लिंटर है, या फिर कोकअप स्प्लिंट है। कौन सा स्प्लिंट है ये, तो देखिए इसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट काम में लिया गया है, स्प्लिंट काम में लिया गया है, इसे हम क्या कहते हैं, नकल बेंडर स्प्लिंट। ठीक है, ये जो अपना पोर्शन कौन सा रहता है जिसे अपन फिस्ट बनाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, नकल। ठीक है, तो इसको जो बेंड करवाने में काम आता है इसे हम क्या कहते हैं, नकल बेंडर स्प्लिंट। ठीक है, अब ये काम किस में आता है, देखिए यूज्ड इनटू अल्नर नर्व पाल्सी। ठीक है, अल्नर नर्व पाल्सी के अंदर पेशेंट को हम क्या लगाते हैं, नकल बेंडर स्प्लिंट लगाते हैं, ताकि एक्सरसाइज के अंदर काम आए,
और पालसी वाली जो कंडीशन है वो वहाँ पे क्या हो, ट्रीट हो। तो ध्यान में रखना। अभी मैं आपको बाकी के स्प्लिंट भी बताऊंगा। तो ये किस में काम में आता है, अल्नार नर्व प्लास्टिक के अंदर। ठीक है, थंब की साइड में कौन सी नर्व होती है, मैंने आपको बताया था रेडियल नर्व। तो कंफ्यूज नहीं होना, थंब की साइड में कौन सी नर्व होती है, रेडियल नर्व। नेक्स्ट, ये जो इमेज आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, ये जो इमेज आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे स्प्लिंट लगाया गया है। इस स्प्लिंट को हम क्या कहते हैं, एरोप्लेन स्प्लिंट। इसे हम क्या कहते हैं, एरोप्लेन स्प्लिंट। अभी एरोप्लेन स्प्लिंट किस में काम में आता है, तो ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। एमसीक्यू यहाँ से डायरेक्ट बनता है। ठीक है, या तो आपको इमेज दे देंगे, ऐसी अगर इमेज अगर आपको पूछते हैं एमसीक्यू एग्जाम में, तो या तो आपको डायरेक्ट इमेज दे देंगे, नहीं तो आपको क्या करेंगे, इसका काम पूछ लेंगे, भाई काम क्या आता है। ठीक है, तो देखो थोड़ा एडवांस अपने को सोच चल के रखना है। ठीक है, तो ये क्लासेज है उन्हीं के लिए जिन्होंने अपना अच्छा खासा अपना रिवीजन कर रखा है, और अभी अभी उन्हें कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए जो एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, ऐसे एक्स्ट्रा ऐसा भी नहीं कि भाई कुछ भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऐसा अपन कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। आरएनसीसी की इतना तो आपको एग्जाम पेपर के अंदर आपको जो हम टेस्ट सीरीज लेते हैं ना, हम उसके अंदर आपको कुछ भी दे रहे हैं ना, हम यहाँ पे यूट्यूब पे आपको कुछ भी पढ़ा रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, अगर किसी ने एक दो बार एग्जाम दिया हो उसको पता होगा कि हाँ किस किस टॉपिक में से कैसे कैसे एमसीक्यू बनते हैं, तो उसके लिए ये क्लासेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बाकी जो फ्रेशर्स है उनको भी पता होना चाहिए कि एग्जाम का क्राइटेरिया किस प्रकार का होता है। ठीक है, तो इस तरह के एग्जाम में एमसीक्यू पूछे जाते हैं। तो ये किसकी इंजरी के अंदर काम में लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे अपना क्या होता है, ब्रेकियल प्लेक्सस वगैरह होता है, तो ये किस में काम में आ जाएगी, ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी में। ठीक है, तो ब्रेकियल प्लेक्सर इंजरी के अंदर कौन सा स्प्लिंट लगाते हैं, तो एरोप्लेन स्प्लिंट। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, आपको दोनों स्प्लिंट मैंने आपको एक साथ बता दिए हैं। ऊपर वाला जो स्प्लिंट है, ठीक है, इसका क्या नाम होता है, थॉमस स्प्लिंट। ठीक है, ये कौन सा स्प्लिंट है, थॉमस स्प्लिंट। अब इसके अंदर क्या करते हैं, देखो जब कभी लेग का फ्रैक्चर होता है, फीमर फ्रैक्चर, टिबियल फ्रैक्चर, तो इसके अंदर क्या करते हैं, ये जो स्प्लिंट है, ठीक है, ये जो स्प्लिंट है, या इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, पैर को अपन इंसर्ट कर देते हैं, और यहाँ पे अपन क्या करते हैं, नीचे अपन बैंडेज रोल वगैरह लगा के पैर को एक स्टेबल पोजीशन अपन यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो इस स्प्लिंट को हमने क्या नाम दिया, थॉमस स्प्लिंट। अब मेनली काम में किसमें आता है, शाफ्ट ऑफ फीमर फ्रैक्चर में। ठीक है, शाफ्ट और फीमर फ्रैक्चर में काम में कौन सा स्प्लिंट आता है, तो थॉमस स्प्लिंट। अब देखिए नेक्स्ट और लास्ट आपको जो स्प्लिंट दिखाई दे रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, कॉकअप स्प्लिंट। ठीक है, कॉकअप स्प्लिंट किसमें काम में आता है, तो जो टेंडनाइटिस होता है, ठीक है, टेंडन्स के अंदर इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन होना, या फिर व्रिस्ट टेंडन इन्फेक्शन के अंदर हम किसको काम में लेते हैं, कॉकअप स्प्लिंट को। ओके, तो स्प्लिंट से रिलेटेड आपके डाउट्स वगैरह क्लियर हो गए होंगे कि किस प्रकार से स्प्लिंट और काम में क्या आता है। बाकी आप देखिए, जब कोई नई भी इमेज आपको दी जाएगी ना, तो अगर आपके जैसे थॉमस स्प्लिंट का आपको पता है, कॉकअप स्प्लिंट का आपको पता है, ठीक है, एरोप्लेन स्प्लिंट का पता है, अब उसके अंदर आपको कुछ नया स्प्लिंट का पूछ लिया, बट आपको आ रहे हैं तीनों स्प्लिंट का आपको ध्यान में है, तो आप क्या करोगे, इनको एक्सक्लूड करके फाइनल आंसर पे चले जाओगे, है ना भाई। कुछ नहीं पता से तो कुछ आना, कुछ है नॉलेज तो वो बेटर रहता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्या है कि एम्स के अंदर आपको ऐसा कभी नहीं मिलेगा कि आपको हाँ इस क्वेश्चन का आंसर ये है, एकदम चलो आंसर हो गया। आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, प्रायोरिटी अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। कई बार हम आते हुए क्वेश्चंस को भी गलत कर देते हैं, इसलिए ये जो पैटर्न रहता है, लाइक ये एमसीक्यू है, उसके चारों ऑप्शन है, और आपको जो है वो थोड़ा बहुत ही नॉलेज है एमसीक्यू के रिलेटेड, बट आपको ऑप्शंस के बारे में पूरा पूरा नॉलेज है कि हाँ ये इस कंडीशन में होता है, ये इस कंडीशन में, ये इस कंडीशन में। तो इन तीनों को क्या करो, एक्सक्लूड करो, फाइनल आंसर वही हो गया, है ना। तो ये अप्रोच भी आपको रखना चाहिए एग्जाम के अंदर, तो आप कम से कम कुछ क्वेश्चंस आपके एक्स्ट्रा सही होंगे। और आपकी नेगेटिव मार्किंग पे अगर आपको कंट्रोल करना है ना, तो यही एकमात्र तरीका है जिसपे आप नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट अपने आंसर पे जाने से पहले बाकी के ऑप्शंस को भी देखिए, जिससे आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तभी तो स्टूडेंट बोलते हैं अरे सर ये तो आते हुए भी गलत हो गया। वो गलत तभी होगा जब आप दूसरे ऑप्शंस को आप नहीं देखोगे। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, टाइप ऑफ सिटी स्कैन टेक्नोलॉजी शोन इन द फोटोग्राफ। अब आपको देखो यहाँ पे सिटी स्कैन दिखाया गया है, सिटी स्कैन का आपको जो टाइप है वो भी बताया गया है कि किस प्रकार की टेक्नोलॉजी यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। ठीक है, तो ये एक क्या है, यहाँ पे अपना इक्विपमेंट है ऊपर की साइड में। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, ऐसे राउंड वर्ड के अंदर क्या कर रहा है, सीटी ले रहा है पूरी बॉडी की। ठीक है, जहाँ जिस रीजन की लेनी होती है वहाँ की। ठीक है, तो ये कौन सा टाइप है, क्या टेक्नोलॉजी इसने यहाँ पे फॉलो की है सिटी स्कैन में। देखिए मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन है,
हाई रिजोल्यूशन सीटी स्कैन है, इलेक्ट्रॉन बीम सीटी स्कैन है, या फिर स्पाइरल सीटी है। तो देखिए यहाँ पे जो आपको सिटी प्रोवाइड की गई है वो कौन सी सिटी है, तो ये है हमारी स्पाइरल सिटी। ठीक है, स्पाइरल सिटी है। ठीक है, स्पाइरल लाइक स्पाइरल जैसे घूम के ये अपना क्या करती है, पूरा 360 डिग्री तक क्या कर सकती है, अपना बॉडी का सिटी स्कैन कर सकती है। ठीक है, तो इसे हमने क्या नाम दिया, स्पाइरल सिटी। अब स्पाइरल सिटी के अंदर आप क्या काम में ले सकते हो, तो एक तो तरीके मतलब क्या है कि ये बॉडी सेक्शंस को कम्प्लीटली जो है वो विजिबल कर सकती है। ठीक है, मल्टीपल स्टडीज के अंदर इसको काम में लेते हैं। ठीक है, और जो अपन बोलते हैं पेशेंट को होल्ड रही है, होल्ड रही है, होल्ड, तो उसके अंदर भी पेशेंट जो है वो अनइजी फील नहीं करेगा, शॉर्ट टाइम के अंदर ही सीटी स्कैन हो जाता है। ठीक है, तो ये कौन सा टाइप होता है, स्पाइरल सीटी स्कैन। यहाँ पे आप वापस से देख सकते हैं ये किसका टाइप है, स्पाइरल सीटी स्कैन का टाइप है। नेक्स्ट जो मैं आपको टाइप बताना जा रहा हूँ वो है सिंगल स्लाइस सीटी और मल्टी स्लाइस सीटी। देखिए सिंगल स्लाइस सीटी में क्या होता है, ये एक ही प्रकार का क्या है, स्लाइस से क्या करते हैं, ये पूरी बॉडी का आगे पीछे हो के क्या करते हैं, ये सीटी स्कैन करते हैं। ठीक है, और ये मल्टी मल्टी स्लाइस स्कैनर में क्या रहता है, ऊपर एक स्लाइस रहता है, नीचे यहाँ पे मल्टीपल स्लाइस लगाई जाती है। तो इससे क्या है कि जो भी इलेक्ट्रॉन रेडिएशन निकलता है वो हर एक स्लाइस पे गिरता रहेगा और हर एक बॉडी पार्ट की स्पेशलिटी अपनी क्या सिटी हमें जो है वो प्रोवाइड हो जाएगा। तो ये क्या है, सिंगल स्लाइस सिटी, एंड ये क्या है, मल्टी स्कैनर सिटी। इसके बाद में एक और आता है इलेक्ट्रॉन बीम। तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बीम रहती है और यहाँ पे क्या पेशेंट लेटा हुआ रहता है। तो इलेक्ट्रॉन बीम क्या करती है, पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक पेशेंट को क्या करती है, स्कैन करती हुई जाती है। तो वो इलेक्ट्रॉन बीम सिटी स्कैन आता है। एक नया आजकल ट्रेंड चला है इलेक्ट्रॉन बीम सिटी स्कैन। ठीक, तो उससे और भी ज़्यादा एक्यूरेसी देखने को मिल सकती होगी, अभी तक ज़्यादा काम में नहीं लिया गया, बट शुरुआत हुई है उसकी। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग दिस इंस्ट्रूमेंट। अब ये स्टेट, अब जो आपको इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया है, इस इंस्ट्रूमेंट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट है वो ट्रू है। ठीक है, कुछ नीचे आपको स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं ऑप्शंस के अंदर, कौन सा ट्रू है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है अपना, प्रिवेंट टंग फ्रॉम फॉलिंग ऑन पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल और एपिग्लोटिस, इट्स कॉल्ड बर्मन ओरल एयरवे, बेस्ट इंसर्टेड ड्यूरिंग ए सीजर टू प्रिवेंट टंग बाइट, inserted into the mouth with concavity toward tongue। क्या होगा अपना करेक्ट आंसर। तो देखिए ये जो इमेज आपको दिखाई गई है, ये कौन सी इमेज है, क्या नाम है इस इमेज का, इसे हम क्या कहते हैं, ग्यूडल एयरवे। इसे हमने क्या कहा, ग्यूडल एयरवे। और इसका काम क्या होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना क्या होगा यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि ये क्या करती है, प्रिवेंट करती है टंग को फॉल बैक होने से। फॉल बैक अगर हो गया तो क्या हो जाएगा, पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल और एपिग्लोटिस को भी क्या कर देगी, बंद कर देगी, जिससे ब्रीथिंग पैटर्न जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करती है, प्रिवेंट ट्रंक फ्रॉम फॉलिंग बैक ऑन पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल ऑफ एपिग्लोटिस। और देखिए इससे अपन साथ साथ में क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, पेशेंट के अपन सक्शनिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे होल रहता है, तो इसके अंदर एक जो स्पेशलाइज सेक्शन डायमीटर होता है, इनका भी अलग अलग डायमीटर देखने को मिलता है, ग्यूडल एयरवे का भी। ठीक है, 0 से 6 साइज के अंदर देखने को मिलते हैं ग्यूडल एयरवे, तो उनके अंदर अपन सक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं साथ साथ में। तो अपना बेस्ट आंसर क्या रहेगा इसका, प्रिवेंट टंग फ्रॉम फॉलिंग ऑन पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल ऑफ एपिग्लोटिस। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, आइडेंटिफाई द गैस सिलेंडर शोन इन द फोटोग्राफ। आपको इस फोटोग्राफ के अंदर कौन सा गैस सिलेंडर आपको दिखाया गया है। ठीक है, ऑक्सीजन, साइक्लोप्रोपेन, नाइट्रस ऑक्साइड, या फिर थियोपेंटोन।
तो देखिए इस इमेज के अंदर आपको जो दिखाया गया है वो क्या है, एक ऑक्सीजन सिलेंडर है। तो देखिए इसका हेड कैसा रहता है, व्हाइट, एंड उसकी बॉडी कैसी रहती है, ब्लैक। तो देखो ऑक्सीजन सिलेंडर से रिलेटेड क्या एमसीक्यू बन सकते हैं कि ड्यूरिंग इनहेलेशन क्लाइंट को कितने परसेंट ऑक्सीजन मिलती है, तो 21% O2 वो इनहेल करता है, एंड ड्यूरिंग एक्सेल वो क्या करता है, ओनली 16% तक क्या कर सकता है, O2 को एक्सपेल आउट करता है अपनी बॉडी से। ठीक है, तो ये तो आप सभी को पता ही होगा। नेक्स्ट, ऑक्सीजन गैस किस प्रकार की होती है, तो कंबस्टाइन, ठीक है, ज्वलनशील गैस होती है। ठीक है, इसीलिए एनवायरनमेंट के अंदर हम जब माचिस जलाते हैं तो माचिस की तिली है वो जल जाती है। क्यों? क्योंकि उसके साथ में क्या है कि ऑक्सीजन का सपोर्ट रहता है। ठीक है, इसकी वजह से जो है वो ज्वलनशील रहती है, कंबस्टाइन गैस है एक प्रकार की। अब देखिए इसका जो हेड रहता है वो कैसा रहता है, व्हाइट। O2 सिलेंडर की बात कर रहा हूं मैं। हेड कैसा रहता है, व्हाइट, एंड बॉडी कैसी रहती है इसकी, ब्लैक। अब देखिए व्हाइट का क्या मतलब हो जाता है कि इसके अंदर क्या है, साथ साथ में 10% जो है वो हीलियम भी रहती है, एंड 90% इसके अंदर क्या रहता है, ऑक्सीजन रहता है। ठीक है, नेक्स्ट यहां से एमसीक्यू बनता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर बने किसके रहते हैं, तो इट इज मेड ऑफ बाय मोलिब्डेनम। ठीक है, जो मोलिब्डेनम है उससे ये क्या रहते हैं, मटेरियल से क्या रहते हैं, मिलके बने रहते हैं। अब देखो ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रेशर कितना रहता है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रेशर ऑफ O2 सिलेंडर, तो प्रेशर कितना रहता है, तो ये रहता है 2200 पाउंड पर इंच। ठीक है, या फिर आपको पूछ ले तो 1000 kg पर इंच इसका क्या रहता है, प्रेशर रहता है। अब नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ कि पाइप का प्रेशर, ठीक है, O2 पाइप प्रेशर कितना रहता है, O2 पाइप प्रेशर कितना रहता है, तो 50 to 60 पाउंड पर इंच। नेक्स्ट, O2 सिलेंडर को ओपन करने के लिए आपको जो है वो स्पेनर को किस प्रकार घुमाना पड़ेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ध्यान में रखना, पूछते नहीं है बट मैं भी पूछ ले। ठीक है, तो आपको पता तो होना चाहिए एटलीस्ट, नहीं तो फिर आप इमरजेंसी सेटिंग में काम कर रहे हो और आपको पूछ ले भाई O2 सिलेंडर को ओपन करो, तो आपको आना चाहिए कि भाई क्लॉकवाइज करना है या फिर एंटी क्लॉकवाइज करना है। ठीक है, इसके लिए की भी होती है, ठीक है, स्पेनर होता है। तो ये देखो जीएमसीएच के अंदर ही आपको एक एमसीक्यू पूछा गया था। ठीक है, एमसीक्यू जीएमसीएच के अंदर भी पूछा गया है, तो हो सकता है एग्जाम में भी आ जाए। और देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर के पास में यहाँ पे क्या एक बोतल लगाई गई है, इसे हम क्या कहते हैं, O2 फ्लो मीटर। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, O2 फ्लो मीटर भी अपन कह सकते हैं। और इस बोतल का क्या नाम होता है, तो बोतल का नाम होता है वोल्फ बोतल। ठीक है, बोतल का क्या नाम होता है, वोल्फ बोतल। नेक्स्ट आपको बता दूं, अगर CO2 का सिलेंडर है तो किस प्रकार का होगा, ग्रे कलर का होगा। नाइट्रस ऑक्साइड का कैसा होगा, तो कैसा होगा, फ्रेंच ब्लू। अनेस्थेसिया में काम में लेते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। इसके बाद में नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस के अंदर भी काम में ले सकते हैं, क्रायोसर्जरी के अंदर भी काम में लिया जा सकता है। नेक्स्ट आप ये इमेज देख सकते हैं कि ये जो आप मेनली काम में आने वाले जो अपने क्या सिलेंडर्स हैं और उनकी किस प्रकार की इमेज देखने को मिलती है, शोल्डर कैसे देखने को मिलेंगे, उनकी बॉडी कैसे देखने को मिलेगी। तो देखिए ऑक्सीजन का शोल्डर कैसा रहेगा, व्हाइट रहेगा। ठीक है, और नीचे की जो बॉडी कैसी रहेगी, ब्लैक रहती है। आपको पता लगना चाहिए ये क्या है, ऑक्सीजन है। कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगा हॉस्पिटल्स के अंदर जो O2 की लाइंस, जो सक्शन प्रेशर्स की लाइन वगैरह रहती है, इनके बारे में आपको कल अपना क्लास रहेगी। ठीक है, लाइंस का कलर कलर कैसा होता है, फर्स्ट नोट सेट जो 2020 का नोट सेट था उसके अंदर ये एमसीक्यू बना था कि भाई ऑक्सीजन सिलेंडर की लाइंस कैसी होती है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड कैसा होगा, ब्लू कलर का देखने को मिलता है। साइक्लोप्रोपेन जो है वो ऑरेंज कलर का देखने को मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रे कलर का देखने को मिलता है। नॉर्मल एयर का, ठीक है, वो व्हाइट कलर का, और ये क्या है, इसकी बॉडी रहती है। नाइट्रस ऑक्साइड ब्लैक कलर का भी आता है, सॉरी नाइट्रोजन कैसा आता है, ब्लैक कलर का आता है। एंड एंटोनॉक्स कैसा आता है, व्हाइट एंड ब्लू क्या रहते हैं इसकी, बोल्डर एंड शोल्डर एंड बॉडी रहती है इनकी। तो आज के एमसीक्यू यहीं पे अपन कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो सेशन काफी अच्छा लगा हो। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने सोल्व किए हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। मैं कंफर्म करता हूँ कि इस टॉपिक आज के जो सेशन में से आपके कम से कम आपको एक क्वेश्चन तो एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो लंबर पंक्चर से हो
चाहे वो ऑटो थेरेपी से हो, चाहे वो एक्स्ट्रा जो मैंने आपको एमसीक्यूज वगैरह बताए हैं उनसे हो। ठीक है, मेरा मन कर रहा है कि मेरा पूरी जो एग्जाम के अंदर जो मैंने आज एग्जाम्स दिए हैं, सभी एग्जाम्स के अंदर मैंने देखा कि ये पैटर्न फॉलो होता है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर, और बताना चाहूँगा कि हमारी क्या प्री नोट से टेस्ट सीरीज जो है वो लॉन्च की गई है हमारे आरएनसीसी के ऐप के ऊपर, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, मंडे टू फ्राइडे एक टेस्ट मॉर्निंग में लाइव रखते हैं, एक टेस्ट इवनिंग में हम क्या रखते हैं, लाइव टेस्ट हम यहाँ पे रेगुलर डेली बेसिस पे हम यहाँ पे सॉल्व करवाते हैं बच्चों से। दूसरा, एवरी सैटरडे और एवरी संडे हम क्या करते हैं, प्री नोट से टेस्ट हम यहाँ पे लॉन्च करते हैं, जिसके अंदर क्या टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी मिलेंगे, और एम्स का जो पैटर्न रहता है 1/3 का नेगेटिव मार्किंग का 200 एमसीक्यूज का, वो भी हम वहाँ पे फॉलो करते हैं। और प्राइस आपको देख के एकदम हैरान हो जाओगे कि प्राइस जितने आपको अप्रोक्स यहाँ पे एमसीक्यू कितना पेपर मिलेंगे, आपको 150 पेपर मिलते हैं। तो आप जब उसको डिवाइड करके देखना कि आपको बताना कि एक पेपर का आपको कितना प्राइस मिल रहा है। ठीक है, तो प्राइस भी हमने एकदम अफोर्डेबल रखी, ताकि जो भी स्टूडेंट है अपने ड्रीम्स को अचीव कर रहे हैं, फैमिली का नाम आगे रोशन करेंगे, खुद की लाइफ स्टाइल को बेटर करने के लिए कुछ मेहनत कर रहे हैं, तो हम भी चाहते हैं कि भाई उनको मेहनत करने के लिए भाई उनके कोई बीच में पैसों की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो प्राइस भी हमने एकदम अफोर्डेबल रखी है। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, कमेंट्स जरूर करके जाना, मुझे देखना है कि आपको कैसा लगा आपका सेशन। ओके, थैंक यू।